Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Mathematical Mysteries. I hope all of you are doing good and are having an amazing day. Welcome back to my channel after so long, rather I must say. Well, I was busy with some other stuff, that's why I was unable to create videos. But now I will try to upload the videos on a regular basis, okay? तो यार ऐसा है कि फेडरल बोर्ड ने मैथमेटिक्स की न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई है ग्रेड 11 के लिए, ठीक है। तो मुझे कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि उसके कुछ लेक्चर्स अगर आप अपलोड कर दें, तो आई सेड व्हाई नॉट, ठीक है। तो जैसे आप फेडरल बोर्ड की जो पुराने वाली बुक थी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसमें जैसे उस बुक के 2 सेक्शंस थे, ठीक है। एक सेक्शन रिलेटेड था ट्रिग्नोमेट्री से और बाकी जो चैप्टर्स थे वो उसमें सीरीज के बारे में बताया गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया गया था एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सेम इज द केस विद दिस बुक, जो अभी जो केपीके वाली बुक आई है उसके साथ भी ऐसा ही है कि उसके 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। एक सेक्शन बेसिकली जो है वो डिपेंड कर रहा है सारा का सारा ट्राइगोनोमेट्री पर, और जो दूसरा सेक्शन है वो सारा का सारा बाकी चैप्टर्स पे, मैथमेटिक्स के जो बाकी चैप्टर्स हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, जैसे सीरीज से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं वो उन पे डिपेंड कर रहा है। सो आई थॉट कि सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन है पहले मैं उसको कवर कर लेती हूँ, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 3 चैप्टर्स हैं बुक में, चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक, ठीक है। तो लेकिन इस बुक में जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं उसमें वो डायरेक्ट मतलब एक स्टार्ट उन्होंने ले लिया, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का कोई बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है कि ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो उनका पता होना बहुत ज़रूरी है। आई नो कि मैट्रिक में आप लोगों ने ये चीज़ें स्टडी की हुई हैं, बट आई थिंक कि उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डज द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स, ठीक है। What does angle mean? How to measure angle? Similarly, you must know that what does quadrantal angle means. Also, you must know what do you mean by एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं, यानी 6 उसके बेसिक फंक्शंस हैं, व्हाट आर दे, और वो कैसे किस तरह से, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये रेशियोज किस तरह से बनती हैं। सिमिलरली यू मस्ट नो कि ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जो अभी जो आपकी केपीके वाली बुक है उसमें ये जो इंट्रोडक्शन है ये नहीं है, ठीक है। सो आई थॉट कि मैं पहला जो मेरा लेक्चर है मैं उसमें एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देती हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद जो मेरा कल वाला लेक्चर होगा, यानी कि जो मेरा अपकमिंग लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको ये चैप्टर नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। ओके, सो क्लास ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो बेसिकली द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक लेटर्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकेंड वन इज गोनी एंड थर्ड वन इज मिट्री, ठीक है। ट्राई मीन्स 3, Goni means angle and metry means measurements. ठीक है, यानी क्लास ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप उन फिगर्स को डिस्कस करते हैं जिसके 3 एंगल्स होते हैं। तो क्लास मैथमेटिक्स में ऐसी कौन सी फिगर है जिसके 3 एंगल्स होते हैं? ऑफ कोर्स ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो यार, ट्रायंगल की तो बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं, जैसे स्केलिन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरह से बहुत ज्यादा हमारे पास ट्रायंगल की टाइप्स है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप कौन से वाले ट्रायंगल्स को डिस्कस करोगे? राइट एंगल ट्रायंगल्स को डिस्कस करोगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप 3 साइडेड फिगर्स को डिस्कस करते हो। इन अदर वर्ड्स ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप
ट्राइंगल्स को डिस्कस करते हो। अब ट्राइंगल्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, बट यू आर नॉट गोना डिस्कस ऑल द टाइप्स, यू आर जस्ट वी विल जस्ट डिस्कस राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी मैट्रिक में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेसिक फंक्शंस होते हैं, साइन, टैन, कॉट एंड कोसिकेंट, सीकेंट। ठीक है, ये जो 6 फंक्शंस हैं ये सारे के सारे डिराइव होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, इसलिए हम मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में किस चीज़ को स्टडी करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये ट्राइगोनोमेट्री जो है ये हमारे पास बेसिकली 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, थ्री ग्रीक लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज ट्राई विच मीन्स 3, गोनी मीन एंगल्स एंड मीट्री मीन्स मेजरमेंट, 3 एंगल मेजरमेंट। ठीक है, इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इस ब्रांच में आप उन फिगर्स को स्टडी करोगे जिसमें आपके पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यार इस ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर मैथमेटिक्स में आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है। ठीक है, क्योंकि यार अगर जब तुम लोग सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप लोगों को डेरिवेटिव्स पढ़ने पड़ेंगे, आप लोगों को इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के अपने ही रूल्स हैं। ठीक है, सो जहाँ भी किसी भी इंटर टेस्ट में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री इज द ऑक्सीजन ऑफ मैथमेटिक्स। इसको सीखना, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर है बस वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही होगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि एंगल क्या होता है, एंगल को कैसे मेजर करते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, सो ये बेसिकली ये हमारे पास एक डेफिनेशन की ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन which we study three-sided figures, and the three-sided figures in mathematics are known as triangles, but here we only study the right angle triangles. ठीक है, so ये हमारे पास ये हमारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, now let's move to another definition which is of angles. Okay, अच्छा, तो यार एंगल क्या होता है कि टू कॉमन रेज, देख रहे हो 2 रेज हैं आपके पास, ये एक पहली रे है और ये दूसरी रे है। ठीक है, सो टू रेज, ठीक है, 2 रेज हैविंग द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल। ठीक है, ये वाली जो रे होती है ना, ये जो बेस में रे होती है, इसको कहते हैं कि ये हमारे पास है इनिशियल रे। ठीक है, और ये वाली जो रे होती है इसको हम कहते हैं कि यह हमारे पास है टर्मिनल रे। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास है टर्मिनल रे। ठीक है, अब ये जो इनिशियल रे होती है ना, ये स्टैटिक होती है। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकती है, लेकिन ये जो टर्मिनल रे होती है इट इज फ्री टू मूव। ठीक है, तो ये जब ये यहाँ पे ये जब यहाँ इस स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ आने पर इसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो आपके पास एंगल होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से ये पहले ये इस पोजीशन पर जमीन पे पड़ी हुई थी, फिर ये इधर से इसने मूव किया और ये इस पोजीशन पर आ गई, तो यहाँ से यहाँ आने में इसने जितना भी कवरेज किया उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंगल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है ये आप देख रहे हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मैं सपोज कर लूं कि ये मेरी इनिशियल रे है, कि ये मेरे पास इनिशियल रे और मेरी टर्मिनल रे ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ मूव कर गई। ठीक है, तो एंगल मतलब कि उसने यहां से यूं मूव किया ना, तो एंगल मेरे पास कैसा बना, इस डायरेक्शन में बना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं कहूंगी कि ये मेरे पास है क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल। ठीक है, एक दफा से दोबारा सुन लो, एंगल क्या होता है कि two rays with a common starting point, forms an angle. ठीक है, one ray is known as initial ray and the other ray is known as terminal ray. Okay, initial ray is a static ray, it does not move, but terminal ray is free to move. When terminal ray moves in clockwise direction, then angle formed is when terminal ray moves in anti-clockwise direction, okay, then angle formed is positive angle. ठीक है, this is the your positive
एंगल, ठीक है। जब आपके पास टर्मिनल रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो एंगल जो होता है वो आपके पास वो उसको आप कहते हैं कि आपके पास पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। और जब आपके पास टर्मिनल रे जो है ना वो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो उस वक्त जो हमारे पास एंगल बनता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव एंगल है, ठीक है, ठीक है। अच्छा यार, अगर आपके पास ना मतलब ये जो नेगेटिव साइन होगा, अगर एंगल के साथ ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इसका मतलब ये होगा, ये जो नेगेटिव साइन होता है ये जस्ट एंगल की डायरेक्शन शो कर रहा होता है। ये सिर्फ आपको यार ये बता रहा है कि ये जो आपके पास रोटेशन हुई है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई है, ठीक है। एक दफा से दोबारा सुनो कि एंगल क्या होता है। टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल. One of the rays known as initial ray and the other ray is known as terminal ray. Okay, when terminal ray moves from in an anti-clockwise direction, then angle formed is positive angle, and when the terminal ray moves in clockwise direction, the angle formed is negative angle. ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक सी डेफिनेशन थी एंगल की, जो आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में या उससे पहले भी क्लासेस में पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे यार कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। ओके, अब देखो यार, एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो सिस्टम्स हमें प्रोवाइड कर दिए गए थे, ठीक है। एक सिस्टम जो है वो कहलाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। और जो दूसरा सिस्टम प्रोवाइड किया गया था वो था हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, इसमें एंगल को मेजर किया जाता है रेडियंस में, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ना मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम को, ठीक है। इसमें डिग्री क्या क्या मतलब होता है, मिनट का क्या मतलब होता है, सेकंड का क्या मतलब होता है, ठीक है। वैसे तो आप बचपन से ये पढ़ते रहते हो ना कि एंगल के ऊपर 30 डिग्रीज लगाते हैं, तो डिग्री का क्या मतलब होता है वो आज हम सीखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने के लिए आपको पता होना चाहिए यार कि डिग्री क्या होती है, मिनट क्या होता है और सेकेंड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सपोज कर लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है। सपोज कर लो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को अगर आप सपोज कर लें कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल को आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यार इसमें से अगर एक पार्ट उठा लोगे, एक छोटा सा पीस उठा लोगे, वो पीस 1 डिग्री की इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज 1/360th पार्ट एंड इट इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। एक सर्कल लो, उसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो उसमें हर पार्ट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर तुम लोग इस पार्ट को, जो तुम लोगों ने 1 डिग्री का पार्ट उठाया है, ठीक है, इसको अगर फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो यार हर पार्ट एक मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पहले तुम लोगों ने एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैंने आपको बोला कि उसमें से एक पार्ट उठा लो, एक पिज्जा का स्लाइस उठा लो, तो एक स्लाइस जो होगा उसका वो 1 डिग्री की इक्वल होगा, ठीक है। यानी 1/360th पार्ट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1 डिग्री, ओके। एंड अगर ये जो तुम लोगों ने एक पीस उठाया है, एक स्लाइस उठाया है, एक पार्ट उठाया है, इस पार्ट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो उन 60 में से एक पार्ट अगर उठा लो, तो ये जो पार्ट आपके पास आएगा इट इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू, दिस होल डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। एक दफा से और अगर ये जो तुम लोगों ने एक पार्ट यहां से उठाया है 1 मिनट का, इसको फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये जो तुम लोगों ने एक और पार्ट उठाया है 1 मिनट का,
1 मिनट को अगर और डिवाइड करवाओगे 60 इक्वल पार्ट्स में, तो उसमें से अब इसमें हर एक पार्ट जो है वो 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, मैंने आपको एक दफा से दोबारा सुन लो। डिग्री सेकंड और मिनट, डिग्री और सेकंड का क्या मतलब होता है यार। एक सर्कल ले लो, ठीक है, उस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवाना है तुम लोगों को। तो यार उसमें से उन 360 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट हट निकाल लो, ठीक है ना। उन 360 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट निकाल लो, तो वो जो एक पार्ट होगा ना उसको तुम लोग बोलोगे ये 1 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, ये 1 डिग्री की इक्वल है। अब वो जो तुम लोगों ने एक पार्ट निकाला था ना, एक पार्ट जो अलग किया था, उसको फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक एक पार्ट यहाँ से अलग कर दो, तो वो जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स वो 1 मिनट की इक्वल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स एक डिग्री के अंदर कितने मिनट्स हो गए? 60 मिनट्स हो गए। ये पूरा डिग्री था, इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया? 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, और इसी तरह से अगर अब तुम लोग 1 मिनट को यानी कि एक स्लाइस यहाँ से उठा लो, 1 मिनट उठा लो और उसको फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवा दो, तो हर पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, इट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट। ये चीजें आई गेस आप लोगों ने पहले पढ़ी नहीं होंगी। मैं यहाँ पर एक दफा डेफिनेशन लिख देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, अपने रजिस्टर्स ओपन कर लो। इस चीज को जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसको अपने पास नोट डाउन जरूर करें, एक दफा खुद से पढ़ें, खुद से अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में क्रिएट करें सो दैट यू कैन आप चीजों को समझ पाएं। ठीक है, डिग्री, मिनट और सेकंड की डेफिनेशन लिख दी है। इट्स बेटर कि आप इसको अपने पास नोट कर लें। ठीक है, if a circle is divided into 360 equal parts, then each part in it is representing 1 degree. अगर सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर पार्ट 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो हर पार्ट इन इट इज रिप्रेजेंटिंग 1 मिनट, और अगर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेकेंड। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ये जो स्मॉल सर्कल होता है ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो छोटी सी आपके पास एक लाइन सी लगी हुई है ये रिप्रेजेंट कर रही है मिनट्स को। ओके, अच्छा, ये जो सिस्टम था ना हमारे पास एंगल को मेजर करने का, डिग्रीज में, मिनट्स में, सेकंड्स में, ये अंग्रेजों के जमाने का था। ठीक है, अब जो हम लोग नया सिस्टम यूज करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, वो है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, और इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि एंगल मेरे पास 60 है तो तुम बोलोगे एंगल 60 डिग्री नहीं 60 रेडियंस है। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं बोलूँ ना एंगल 30 है, इस मेरे कहने का मतलब होगा एंगल 30 रेडियंस है। यानी ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रेडियंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, और रेडियंस कैसे, एंगल को रेडियंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि रेडियन क्या होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि रेडियन का क्या मतलब होता है। अच्छा, सपोज कर लो कि मेरे पास ना एक सर्कल है। ठीक है, सपोज करें कि एक सर्कल है जिसका रेडियस मेरे पास r की इक्वल है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और ये मेरे पास एक रेडियस है जिसकी लेंथ मेरे पास r है। ठीक है, तो सपोज या 1 कर लें या 2 सेंटीमीटर कर लें इस रेडियस की लेंथ। ठीक है, यार अगर मैं ये इतना ही रेडियस यहाँ पे बना दूं, मतलब लेट्स से ये 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जितना भी तुम लोग रखो। ठीक है, इसको इतना ही अगर मैं लाइन इधर लगा दूं, ठीक है, ये मैंने लाइन लगा दी, ये भी मेरे पास r ही की इक्वल है। ठीक है, जितनी ये लाइन है ना मेरे पास सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक, ये मेरे पास रेडियस हुआ ना, तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ की एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि यार इस रेडियस को, ये जो तुम लोगों ने लाइन लगाई है, इसको सर्कल के ऊपर गिरा दो,
इसको सर्कल के ऊपर गिरा दो, ठीक है। तो हाँ, जब ये सर्कल के ऊपर गिरेगी तो ये ऐसे इस शेप में आ जाएगी ना, इस शेप में आ जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको थिक कर देती हूँ, ठीक है। यानी ये मेरे पास पहले ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन थी, मैंने आपको बोला यार इसको सर्कल के ऊपर गिरा दो, तो ये मेरे पास आर्क बन गई ना, यानी इस शेप में बन गई ना, है ना। तो इसको ये मतलब इस आर्क की लेंथ जो है ये भी आर्क की इक्वल है ना, मतलब जितना ये रेडियस था उतनी इस आर्क की भी लेंथ है ना। तो अगर मैं एक और रेडियस ड्रॉ करती हूँ, सर्कल के सेंटर से, और उसको ये जो आर्क थी इसका एक पॉइंट यहाँ पे था और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे था, ठीक है। अब मैं ना एक और रेडियस ड्रॉ करती हूँ जो मेरे पास सर्कल के सेंटर से शुरू हो रहा है और इस आर्क के एंड पे जा रहा है, ठीक है। अब तुम लोग देख रहे हो कि ये मेरे पास दो लाइनें और इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में क्या बताया था, ऐसी दो लाइंस, ऐसी दो रेस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो वो एंगल बना देती हैं। तो ये मेरे पास बन गया एक एंगल, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी भी लेंथ है। आपको पता है कि सर्कल में जितने भी रेडियस आप बनाए उनकी लेंथ सेम होती है, ठीक है। और ये जो मेरे पास आर्क बना है ये इसकी लेंथ भी मेरे पास सर्कल के रेडियस के जितनी ही है ना, ठीक है। तो ये तो एज अ रिजल्ट जो मेरे पास एंगल बनेगा ये मेरे पास 1 रेडियन की इक्वल होगा। तो 1 रेडियन क्या हुआ, 1 रेडियन इज द एंगल। ये अच्छा, दूसरी बात देखो, ये सर्कल के सेंटर पे बन रहा है ना। तो अब मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताती हूँ। 1 रेडियन इज द एंगल, ये एक एंगल होता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर पे बनता है। कैसे बनता है, 1 radian is the angle which is present at the center of the circle by it is formed by an arc, whose length, ये main point है, whose length is equal to the radius of the circle। एक दफा दोबारा सुने, 1 radian is the angle which is subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। 1 रेडियन वो एंगल होता है जो कि सर्कल के सेंटर पे बनता है और एक आर्क की मदद से बनाया जाता है इसको। उस आर्क की ये स्पेशलिटी है कि उसकी जो लेंथ होती है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। क्लास आप लोगों ने मेट्रिक में एक रिलेशन पढ़ा होगा कि थीटा इज इक्वल टू L by R, वेयर R is the length of the arc, where R is the radius of the circle and L is the length of the arc, ठीक है। तो यार अगर मैं इस लेंथ को R की इक्वल ही ले लूं, यानी इस लेंथ को मैं जितना सर्कल का रेडियस है उसकी इक्वल रख दूं, तो मेरे पास ये R by R बन जाएगा ना। यानी अगर मेरे पास R 1 है और मैं आर्क लेंथ भी 1 ले लूं, तो 1 by 1 कैंसिल होकर 1 ही दे देगा मुझको, ठीक है। या अगर मैं 2 ले लूं तो 2 by 2 कैंसिल होकर 1 ही दे देगा। तो आप फिर क्या बोलोगे, आप बोलोगे थीटा इक्वल्स टू 1, आप बोलोगे थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, ठीक है। यानी कि जब हमारे पास आर्क लेंथ जो होती है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल आ जाए तो एज अ रिजल्ट जो सर्कल में एंगल बन रहा होता है वो 1 रेडियन की इक्वल होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ये डेफिनेशन लिखी है रेडियन की, रेडियन इज द एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। ओके, अच्छा अब क्या है यार, अब हम लोगों ने ये सीखना है यार कि जो मेन चीज है कि यार रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना बचपन में एक चीज सीखी होगी कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये है कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है आपने, ये मैं अभी सिखाने जा रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अच्छा, अब जो मैं चीज लिखूंगी ना उसको आप लोगों ने मेमोराइज कर लें। यहां से आपके पास
पाई रेडियंस किसकी इक्वल हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 180 डिग्रीज। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूंगी यहां से मुझे बताओ 1 डिग्री यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो 1 डिग्री किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 डिग्री किसकी इक्वल हो जाएगा, इस 180 को इधर आके डिवाइड करवा दो, पाई बाय 180 रेडियंस। यानी अगर तुम लोगों ने डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई करवा दो पाई बाय 180 के साथ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूं यार कि 1 रेडियन किसकी इक्वल होगा, 1 रेडियन किसकी इक्वल होगा, तो वो होगा 180 डिग्री बाय पाई 180 बाय पाई डिग्रीज। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, यहां से देखो ना 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस एंड 1 रेडियन, पाई रेडियन इज 180 डिग्रीज, तो 1 रेडियन किसकी इक्वल हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्रीज। ठीक है, ये चीज याद कर लो, एक तुम लोग बस ये रिलेशन याद कर लो। इधर से अगर तुम लोगों को ना ये मतलब ये इस चीज का रटा लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, अगर आप लोगों के माइंड में ये रिलेशन है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक दफा दोबारा सीख लो। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं इसको ऐसे करके लिख देती हूँ। अगर मैं तुमको बोलूँ ये रिलेशन है तुम्हारे पास, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, अगर मैं बोलूँ यार मुझे यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो इसको इस रिलेशन को तुम लोग ऐसे लिख दो, पाई रेडियन दिस इज इक्वल्स टू 180 इंटू 1 डिग्री। ठीक है, इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, 180 इंटू 1 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 180, यहाँ 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। ओके, और अगर मैं तुमको बोलूँ यार मुझे 1 रेडियन निकाल के दिखा दो, 1 रेडियन निकाल के दिखा दो, तो इसी रिलेशन को तुम लोग लिख लो, पाई इंटू 1 रेडियन 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मुझको 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई। सिंपल, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम आगे मूव करेंगे। अच्छा यार यहाँ पे क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास कि ये तुम लोगों को एक वैल्यू दे दी गई है, लेकिन ये जो वैल्यू है आपके पास ये रेडियंस में है। ठीक है, आपको कहा यह गया है कि यार इसको कन्वर्ट करो डिग्रीज में, तो अभी हम कर देते हैं। हमें पता है कि इसको मैं लिख देती हूँ 1 रेडियंस। ठीक है जनाब, यहाँ से मुझे पता है कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, 180 बाय पाई। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं जनाब हम 180 बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल, ये काटें शाटें और आंसर लिख लें 120 डिग्रीज। ठीक है जी, यानी 2 पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ओके, चलो तो हम लोगों ने ये सीखना है कि व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट एंगल इज इन इट्स स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है यार, ये चीज सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो यार सपोज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, 2 perpendicular lines meeting at the same point, 2 perpendicular lines meeting at the same point makes the rectangular coordinate system or a Cartesian coordinate system. Okay, this horizontal line is known as x-axis. ये जो horizontal line है आपके पास, इसको कहते हैं कि ये हमारे पास x-axis है, और ये जो आपके पास vertical line है इसको आप बोलते हो कि ये आपके पास है y-axis। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास एक ब्लॉक बना हुआ है इसको आप बोलते हो कि ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जो ब्लॉक बना हुआ है इसको बोलते हो आप कि ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से ये जो ब्लॉक बना हुआ है इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो ब्लॉक आपके पास बना हुआ है ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। देयर आर टोटल 4 क्वाड्रेंट्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अच्छा अब ये इसको कहते हैं, ये जहां पर मीट कर रही है ना ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन से अगर आप राइट साइड पे मूव करें हॉरिजॉन्टली तो ये आपके पास बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर आप ओरिजिन से इस साइड पे मूव करें, लेफ्ट साइड पे मूव करें, तो आपके पास ये जो एक्सिस बनेगा इसको आप बोलते हैं कि ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है।
अगर आप ओरिजिन से वर्टिकली अपवर्ड मूव करें तो आपके पास ये जो पार्ट बनेगा इसको आप कहोगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर आप ओरिजिन से डाउनवर्ड मूव करें तो इसको आप बोलोगे ये आपके पास ये जो पार्ट है इट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, ये आपके पास 2D सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम लोग ये सीखते हैं कि व्हाट डज एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन मीन। ठीक है, एंगल के स्टैंडर्ड पोजीशन में होने का क्या मतलब है। अच्छा, ये तो बात आप लोगों को पता है ना कि टू रेज with a common starting point forms an angle. ठीक है, one ray is called initial ray and the other ray is known as terminal ray. इसको क्या बोलोगे, terminal ray। ठीक है, where the distance which the terminal ray travels is known as angle। ठीक है, इसके बाद ये जो इनका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते होते हैं कि ये इनका वर्टेक्स है। ठीक है, अच्छा तो यार अगर आपके पास एंगल की इनिशियल रे लाई कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, मैं इसको थोड़ा थिक कर देती हूँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। ठीक है, अगर एंगल की इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है, और जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, एंगल की इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है और ओरिजिन जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सॉरी जो वर्टेक्स है एंगल का वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो इसका तो तब हम कहते हैं कि एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। टर्मिनल रे जो है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, चाहे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, लेकिन अगर इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है, टर्मिनल रे कहीं पे भी हो सकती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है, थर्ड में हो सकती है, फोर्थ में हो सकती है, उसकी मर्जी, वो जहां भी जाए। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ इनिशियल रे को चेक करना है। अगर इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है और जो वर्टेक्स है होता है एंगल का, यानी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है, टर्मिनल रे जिधर मर्जी हो उसको नहीं आपने फोकस करना, आपने सिर्फ इनिशियल रे को और स्टार्टिंग पॉइंट को फोकस कर, वर्टेक्स को फोकस करना है कि वो कहाँ पर है। अगर इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और वर्टेक्स एंगल का ओरिजिन पर है तो उस वक्त हम कहते हैं कि एंगल जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, अब अगली बात सुनो, देखो अगर ना, देखो ये तो देखो अगर मेरे पास ये इनिशियल वे है, ठीक है, देखो इनिशियल वे मेरे पास कहां पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है और ओरिजिन में, और जो टर्मिनल रे है ना मेरे पास, लेट से वो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेट से वो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, और देखो कि जो वर्टेक्स है एंगल का वो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम पर है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास जो एंगल है, ये जो एंगल थीटा मेरे पास है, इट इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, अच्छा अब ये जो मेरे पास जो टर्मिनल रे है, ये जो मेरे पास टर्मिनल रे है, तुम देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं ये कहूंगी कि एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मेरे पास टर्मिनल रे मेरे पास यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल किया। ठीक है, अब मैं इस एंगल को नाम दे रही हूँ बीटा का, लेट से। अब मैं ये कहूंगी कि नाउ बीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी आपको कैसे पता चलेगा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, आपने ये चेक करना है कि टर्मिनल रे किस क्वाड्रेंट में। अगर टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना तो आप कहेंगे कि एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर टर्मिनल रे सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप कहेंगे एंगल इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर लेट से अब टर्मिनल रे मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एंगल गैमा हो गया ना। अब मैं कहूंगी कि ये जो मेरे पास एंगल गैमा है, इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं टर्मिनल रे को बना रही हूँ, अब मैं टर्मिनल रे को लेके आ जाती हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, मतलब कि मैं
यहाँ पे बना देती हूँ टर्मिनल रे को। यहाँ पे तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओरिजिन से लेकर इसने यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको मैं कह देती हूँ अल्फा। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर मेरे पास ये यहाँ से मूव करना शुरू करेगी ना, इनिशियल रे से मूव करना शुरू करेगी और मूव करते करते ये यहाँ पर आ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ गई। अब मैं बोलूंगी कि अल्फा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी अगर कोई आपसे पूछे ना यार बताओ कि एंगल इनिशियल के जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है कि या नहीं है, तो तुम लोगों ने ना उसकी इनिशियल रे चेक करनी है। अगर इनिशियल रे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है और एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो आपके पास ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर लाई कर रहा है, तो उस वक्त आप ये कहेंगे कि जो एंगल है वो हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। अब एंगल कौन से क्वाड्रेंट पर है यह आपको कैसे पता चलता है, यह आपको पता चलेगा जब आपको टर्मिनल रे की पोजीशन से पता चलेगा। अगर टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप बोलोगे कि एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि टर्मिनल रे को इजाजत है वो कहीं पे भी मूव कर सकती है। अगर टर्मिनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप कहोगे एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर टर्मिनल रे सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप कहोगे एंगल इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर टर्मिनल रे थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप कहोगे एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर टर्मिनल रे फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप कहोगे एंगल इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है हमारे पास एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। अब हम देखते हैं कि व्हाट डज क्वाड्रेंटल एंगल मीन। अभी हमने ये देखा था कि यार कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का क्या मतलब होता है। मैंने आपको ये बताया था कि जो इनिशियल रे होती है इट इज स्टैटिक, वो अपनी जगह पर ही रहती है। ठीक है, अब तुम लोग देख रहे हो ना कि ये जो इनिशियल रे है ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, और जो टर्मिनल रे है लेट्स से यार वो घूमते घूमते इस वाई एक्सिस के ऊपर आ गई है। ठीक है, अगर आपके पास टर्मिनल रे पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई और फिर एग्जैक्टली इधर आके वो रुक गई, तो अगर आपके पास टर्मिनल रे एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर फॉल कर एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के ऊपर फॉल कर जाए तो यार उस वक्त जो एंगल बनता है ना उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। देखो अभी यहाँ पर कहाँ पर फॉल करी, वाई एक्सिस के ऊपर इसने फॉल किया ना, तो एंगल कितना बना, ये इनिशियल और टर्मिनल के दरमियान में एंगल बनता है ना, तो ये इनिशियल और टर्मिनल के दरमियान में एंगल बना 90 का, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो यार इसका मतलब ये है कि ये जो 90 डिग्रीज होता है ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होता है। ठीक है, अच्छा अब लेट्स से ये जो टर्मिनल रे है ये यहाँ पर आकर इसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, ये चलती रही आगे। अगर ये फॉल कर गई है नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी अब अगर ये बन गया टर्मिनल रे हमारे पास, ठीक है, तो अब ये कितना एंगल बन गया, ये 90 था, ये भी 90 प्लस 90 180। इसका मतलब यार ये है कि 180 भी हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। अब सपोज कर लो ये जो टर्मिनल रे है ये यहाँ पे रुकने के बजाय यहाँ पर आकर रुकी है, एग्जैक्टली इस एक्सिस के ऊपर आकर फॉल किया इसने, तो ये कितना एंगल बन गया, ये 90 ये 90 180 में 90 और ऐड करो 270, यानी इसका मतलब ये है यार कि 270 भी हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। और सपोज कर लो कि टर्मिनल रे यहाँ से चलना शुरू हुई थी ना, यहाँ से वो मूव करिए। अब सपोज कर लो जहां से उसने चलना शुरू किया था वहीं पर आकर वो रुक गई, यानी जिधर से शुरू किया था वहीं पर आकर रुक गई, तो उस वक्त जो एंगल बनेगा, यानी एक पूरा रोटेशन इसने ले लिया, यार इस वक्त जो एंगल तुम्हारे पास बनेगा उसको तुम लोग बोलेंगे ये कंप्लीट 360 का एक रोटेशन हो गया। ये टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्रीज का होता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास टर्मिनल रे एग्जैक्टली किसी एक्सिस के ऊपर फॉल कर जाए तो उस वक्त जो इनिशियल और टर्मिनल के दरमियान में एंगल बनता है वो एंगल हमारे पास कहलाता है क्वाड्रेंटल एंगल। क्लास हमारे पास 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज, ये सारे एंगल्स हमारे पास होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, अच्छा तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यार कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं और ये क्या होते हैं। ठीक है, सपोज कर लो कि आपके पास ना एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा,
ऑलवेज रिमेम्बर कि जो 90 के सामने वाली साइड होती है ना, 90 के सामने वाली साइड, उसको बोलोगे तुम लोग कि ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको आप लोग बोलते हो परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो थीटा की एडजेसेंट साइड होती है वो आपके पास होती है बेस। ऑलवेज रिमेम्बर, सपोज कर ले मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा है मेरे पास, और क्या है कि यहाँ पर मेरे पास थीटा ये है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला, और कोई आपको बोले यार बताओ इसमें परपेंडिकुलर और बेस क्या है, तो ऑलवेज रिमेम्बर क्लास कि जो 90 के सामने वाली साइड होगी ना, 90 के सामने जो साइड होगी वो आपके पास होगी हाइपोटेन्यूस, और जो थीटा के सामने वाली साइड होगी उसको बोलोगे परपेंडिकुलर। पीछे क्या रह गया, बेस, ठीक है। इट इज द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। अच्छा चलो, अभी सपोज कर लो यार कि तुम लोगों के पास ना क्या है कि मैं थोड़ा छोटा करके अगर इसको लिख दूं नीट करके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो साइड AC है मैं इसको नेम दे देती हूँ स्मॉल b, साइड C को मैं ये जो साइड AB है इसको नाम दे देती हूँ स्मॉल c, C के सामने है ना। इसी तरह से ये जो साइड AB है इसको मैं नेम दे देती हूँ A, स्मॉल a, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ABC, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो A है मेरे पास ये हाइपोटेन्यूस के इक्वल है, और ये जो मेरे पास जो B है ये मेरे पास किसकी इक्वल है भला, बेस की इक्वल है, और ये जो मेरे पास C है ये भला किसकी इक्वल है, ये मेरे पास इक्वल है परपेंडिकुलर के इक्वल है, ठीक है। अच्छा यार, इन तीनों साइड्स को, ये तीनों ट्राइंगल की साइड्स है ना, इनको मिला के देखो, मैं अगर पहले मैं A को फिर मैं इन साइड्स से मैं टोटल 6 रेशियोज बना सकती हूँ। अभी देखो कैसे बनाऊंगी, देखो पहले मैं A को फिक्स करती हूँ, ठीक है। A के नीचे एक दफा B, एक दफा C, ठीक है। अब मैं B को फिक्स कर रही हूँ, B के नीचे एक दफा A, एक दफा, बल्कि मैं इसको ऐसे लिखती हूँ A बाय B, A बाय C, एक दफा B के नीचे A, एक दफा B के नीचे C, एक दफा C के नीचे A, एक दफा C के नीचे B, ठीक है। यानी मैंने ट्राइंगल की साइड से टोटल कितनी रेशियोज बना लिए, टोटल 6 रेशियोज बना लिए। A किसकी इक्वल था, हाइट की इक्वल था, B किसकी इक्वल था, बेस की इक्वल था, ठीक है। A किसकी इक्वल है, अगेन हाइपोटेन्यूस की इक्वल है, C किसकी इक्वल है, परपेंडिकुलर की इक्वल है, B किसकी इक्वल है, बेस की इक्वल है, A किसकी इक्वल है, H की इक्वल है। अगेन हम लोग इनकी वैल्यूज जल्दी से पुट कर देते हैं, B बाय P, P by H, C by P by B, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में। ये जो रेशियो है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, इसको हम कहते हैं साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से P ओवर B इसको कहते हैं tan थीटा, ठीक है। इसी तरह से B ओवर A इस रेशियो को हम कहते हैं cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से B ओवर P इसको हम कहते हैं, ये इसका उलट है, P ओवर B, B ओवर P, tan का इनवर्स क्या हो गया, cot थीटा, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास बन जाएगा, ये साइन, ये जो रेशियो है आपके पास, ये P ओवर H, ये H ओवर P, ये आपके पास बन जाएगा कोसाइन थीटा। इसी तरह से H ओवर B आपके पास रह गया, दिस इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, ठीक है। अगर मैं इनके फुल नेम्स यहाँ पे लिखूं, या क्लास ये जो इसका सीकेंट थीटा को आप लिख सकते हैं SEC, यानी कि पढ़ते हैं इसको सीकेंट थीटा ही है, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास है कोसाइन ऑफ थीटा, दिस इज कॉस थीटा, this is cot theta and this is sin theta and this is tan theta। यानी क्लास आपने
राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को यूज करके, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो लेके आपने छह चीजें बना ली, आपने 6 फंक्शंस बना लिए क्लास। ये जो 6 फंक्शंस हैं इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सिर्फ आपने ये चीजें याद कर लेनी है, ठीक है। साइन किस किस का रेशियो होता है? साइन इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। कॉस किस किस का रेशियो है? कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। tan किस किस का रेशियो है? tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसके बाद tan का इन्वर्स होता है cot, cos का इन्वर्स होता है secant एंड sin का इन्वर्स होता है cosine। क्लास ये 6 रेशियोज हैं जो कि कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमारे पास आई है राइट एंगल ट्राइंगल से आई हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक की बेस है, ठीक है। यानी हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है यार। अब जो मैं आप लोगों को चीज बताने जा रही हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आप लोगों की जो चैप्टर नंबर 10 है जो हम लोगों ने कल स्टार्ट करना है उसमें बार बार जो है वो ये चीजें जो अभी बता रही हूँ ना ये यूज होंगी, ठीक है। तो यार बेसिकली ना हमारे पास ना 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की। पहली होती है हमारे पास, आप लोगों ने ना मैट्रिक में भी ये पढ़ी होंगी कि पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी होती है, ये पहली है, दूसरी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो तीसरी होती है वो होती है 1 प्लस ये मैंने गलत लिख ली है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा। और एक और होती है आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यह आपको ना यार याद करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा यार एक और चीज आप लोगों को मैंने बतानी थी कि ना देखो तुम लोग चाहे ना ऐसे लिखो या यार इस तरह से लिख लो, ये बात एक ही होती है। या स्क्वायर इधर डाल दो या स्क्वायर तुम लोग इधर लिख लो, वो ये बात एक ही होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज हमारे पास है वो हमारे पास है साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी कि जो साइन थीटा होता है वो अपना नेगेटिव साइन एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा, यानी कि जैसे अगर आप लिखोगे ना साइन ऑफ -30 इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ 30, ठीक है। अच्छा इसके बाद कॉस ऑफ माइनस, सिर्फ जो यार जो कॉस और उसका जो इन्वर्स होता है वो अपना नेगेटिव साइन एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद पीछे जो 4 रेशियोज रह जाती हैं वो अपना साइन एब्सॉर्ब नहीं कर सकती हैं, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सिंपल कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यानी कि ये जो कॉस ऑफ माइनस थीटा है, कॉस और उसका इन्वर्स सेकेंड, ये अपना नेगेटिव साइन एब्सॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो रेशियोज हैं साइन उसका इन्वर्स कोसेकेंड, कॉस tan उसका इन्वर्स कॉट, ये जो है ये अपना नेगेटिव साइन एब्सॉर्ब नहीं कर सकती हैं, ये इसको बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ चुके हैं बहुत दफ़ा। तो मेरा यहाँ पर मकसद सिर्फ ये था कि मैं एक दफ़ा जस्ट चीज़ों को क्या है कि रिकॉल करवा दूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मेरा सिर्फ एम ये है कि मैं एक दफ़ा क्या है कि ये सब कुछ जो है रिवाइज करवा दूँ, रिफ्रेश करवा दूँ आपकी मेमोरी को, ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 करें तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बस मैंने एक और चीज़ करवानी है, वो ये है कि
क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताना है। देखो मैंने आपको कैसे बताया था कि कितने टोटल क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं टोटल हमारे पास, ठीक है। ऐसा ही था, हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, इट इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यार मैंने जो आपको चीज बतानी है वो ये बतानी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा यहाँ पर एंगल, यहाँ से हम शुरू करते हैं ना ओरिजिन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना बना 90 डिग्रीज। ये कितना एंगल हो गया 180 डिग्रीज, ठीक है। ये आधा रोटेशन हो गया, ये 270 डिग्रीज, यहाँ पे एंगल बना 270 डिग्रीज, ठीक है। और यार यहाँ पर कितना एंगल बन गया, यहाँ पर एंगल बन गया 360 डिग्रीज का एंगल बन गया, ठीक है। अच्छा मैंने आप लोगों को ये बताना था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और उसका इनवर्स कोसेकेंट ऑफ थीटा, दे आर ग्रेटर देन 0, यानी कि दे आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan is greater than 0 and its tan theta is greater than 0 and cot of theta is greater than 0, and in the last quadrant cos theta is greater than 0 and its inverse secant theta is greater than 0, ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको बताना था, इसको याद कैसे करोगे, आफ्टर स्कूल टुवर्ड्स कैंटीन, ये एक सेंटेंस है। A फॉर आफ्टर, साइन फॉर स्कूल, T फॉर टुवर्ड्स, cos फॉर कैंटीन, ओके, C फॉर कैंटीन। तो ये एक सेंटेंस है जिसको आप याद रख लें कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है। और लास्ट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, लास्ट में cos और secant जो है ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. I gave you a very brief introduction of the trigonometry. We have learned that what does the word trigonometry mean. We have learned that what does angle mean, and how can we measure the angle in sexagesimal system and in also in the radians. We have learned that how to convert degrees into radians and how to convert radians into degree, and we have also learned that what does angle in the standard position mean and what does quadrantal angle means. We have also learned that what are the basic 6 functions or 6 trigonometric functions, how they are formed. We have also learned the basic trigonometric identities, and we have also learned about the signs of the trigonometric functions, and at last we learned that in which quadrant the trigonometric ratios are positive and in which quadrant they are negative. तो मैंने ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैंने जो प्रीवियस बुक थी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, मैंने वहाँ से ये इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाया है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद भी एक दफ़ा उस बुक को पढ़ें। इट इज़ ईजिली अवेलेबल, इसका PDF गूगल पे अवेलेबल है, या जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे आपके बैच से जो पहले वाले स्टूडेंट्स थे, आप उनसे कांटेक्ट करके ये बुक उनसे लें। आप ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ें, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। इसके ये जो सिर्फ आप इन चीज़ों को याद ना करें, आप इनको अंडरस्टैंड करें। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसिक सी चीज़ें बता दी, जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये बता दिया कि यार साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा। तो आप खुद सर्च करो यार कि क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ ये चीज़ें इम्पोर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री का ये जो इंट्रोडक्शन था, ये सारा इंट्रोडक्शन नहीं है उसका, ये छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँ तो मैं आपको और भी चीज़ें साथ में बताऊँ, ठीक है। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and
Also like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for your time. See you next time. Allah Hafiz.